Hi everyone, how are you all? Hope everything good. आपका अभी 10th का पेपर होके हटा है सीबीएसई का, सो होप अच्छा गया है। तो दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी रिकॉर्डिंग आपका जो 10th का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर था, जो अभी आपका होके गया है। एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर करेंगे 31-1। ओके, सो लेट्स गो विद दिस। हियर वी गो। ओके, सो चलिए, यहाँ पे हम जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका मैथमेटिक्स का पेपर 31-1 का आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर है। एज यू ऑल नो, आपके पास इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। आपके पास है, ओके गिव मी अ मिनट, या सो यू हैव आपके 4-5 सेक्शंस हैं, ए बी सी डी ई। और इनमें डिफरेंट हैं। आपके पास फर्स्ट सेक्शन में आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं ये। बी सेक्शन इज हैविंग द क्वेश्चंस फ्रॉम 21 to 25 एंड सी इज हैविंग फ्रॉम 26 to 31। ऑफ कोर्स मार्क्स का डिफरेंस है इनमें। ये 3 मार्क्स के, ये 2 मार्क्स के। सेक्शन ए आपका 1 मार्क का, सेक्शन डी आपका 5 मार्क्स का, और ई जो है वो 4 मार्क्स ईच है। चॉइस भी है ई में, एंड so on. तो in this particular video I'll be solving your section A only, क्योंकि सारा करूंगी तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। I'll be making separate videos for the same, so you can watch that. Okay, so 31-1 का पेपर है आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 2024। Let's start with that. Okay, best of luck. चलिए, सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, सेक्शन ए है ये। तो 20 क्वेश्चंस हैं विच आर कैरिंग 1 मार्क्स ईच। दिस क्वेश्चन सेज यू इफ द सम ऑफ zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज √2 देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो आपको के की वैल्यू ढूंढनी है एंड हियर यू हैव। सो आपका दिया हुआ पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस ये। ओके, अब आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √2। सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √2, इधर ही लिख लेती हूँ। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √2। अगर आपके पास कोई भी जनरल पॉलिनोमियल होता है ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यू नो द टू फॉर्मूलाज। क्या है वो? पहला सम ऑफ द रूट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यस, प्लीज पुट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है। इट्स माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रहता है सी अपॉन ए, यानी कि आपका कांस्टेंट पार्ट डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो लेट्स गो। यहाँ पर मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ए है वो है 2, बी कितना है? यस, इट्स दिस, और C1 है ना? चलो, तो यानी कि सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? सम ऑफ रूट्स which is given by minus the coefficient of x which is b, so minus b यानी कि माइनस ये divided by a which is 2. So sum of roots is equal to √2, it is given to you. यहाँ पे √2 is equal to minus रूट है उस माइनस ना, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2 के अपॉन दिस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2√2 अपॉन √2 इज इक्वल टू के, यानी कि के की वैल्यू आ जाएगी 2। दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। एक्चुअली इस पे कुछ ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, मुझे जो पेपर मिला था उसमें कुछ मार्किंग्स हुई थी ऑलरेडी। मे बी दे आर राइट और रॉन्ग, डोंट नो। चलिए, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here you have the next question. It says you the probability of sorry, okay. It says you the probability of winning a game is 0.79. Probability of losing the game is very easy question. मतलब ये आपके फ्री के नंबर है. So you know the total probability that is always equal to, yes, of course, that is equal to 1. है ना? तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस लूजिंग
दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, विनिंग की हमें दी हुई है और लूजिंग की हमने निकालनी है। So this is equal to 1. So probability of losing is equal to 1 minus 0.79 जो कि है 0.21. That makes, see यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज में नहीं होती है probability. Probability is always मतलब normal. It is, अच्छा एक और चीज, you always know that the probability is always lies between 0 and 1. So आंसर जो है इस क्वेश्चन का that is your option D. Hope you're clear with this. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज यू इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू. रूट्स की बात हो रही है यहाँ पे. इक्वेशन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. व्हेन आई टॉक अबाउट द रूट्स, रूट्स की नेचर 3 तरीके की होती है, राइट क्या? रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल एंड नॉट रियल, या जिसको आप कह दो इमेजिनरी रूट्स. इमेजिनरी रूट्स एंड अनइक्वल तो हो ही जाएंगे, लिख लो इसको भी. ओके, सो रियल रूट्स की, रियल एंड इक्वल में क्या रहता है, इसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा रहता है. रियल एंड इक्वल में आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 रहता है एंड इस केस में आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में रहता है, लेस देन 0 रहता है. And what is the formula for the discriminant? Discriminant is given by b square minus 4ac. This is the formula for your discriminant. Okay, so अब यहाँ पर आपका discriminant जो है वो रहेगा b square minus 4ac. Question में what is given to you in the question? It is given that they are real and equal. तो real and equal कौन सी कैटेगरी में आ गए? इस कैटेगरी में आ गए. यानी कि आपका discriminant क्या होगा? Discriminant आपका 0 होगा. So that means this is equal to this, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac. चलो पहले वाली ऑप्शन को देखते हैं. a इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन आपका, इट सेज यू दैट a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी. तो यहां से ये वाला डिराइव तो नहीं हो रहा, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो गया. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, नो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो ये भी गलत है. सी AC is equal to b square upon 4. Yes, अगर मैं यहाँ से देखूं तो you have b square upon 4 is equal to AC. So that means आपका C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. D ऑप्शन आपका क्या है? वैसे तो हमारा C आ ही गया, यू कैन ड्रॉप इट हियर. पेपर में इतना टाइम नहीं होता है ना कि आप उसको अलग अलग, मतलब आ गया C, दैट्स इट, ड्रॉप इट. यहाँ पे मैं समझा रही हूँ आपको. सो आई विल सॉल्व दिस वन ऑल्सो. C इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ये भी गलत है आपका क्योंकि 4 मिसिंग है इसमें. राइट, सो ये भी गलत है. दैट मीन्स यू हैव C ऑप्शन एज योर आंसर. गॉट इट? चलो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन. एपी सीरीज का आ गया है. एपी सीरीज काफी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना अभी तक, होप आगे भी ऐसे ही रहे. चलो, एपी के अंदर आपकी फर्स्ट टर्म दी हुई है 7. ओके, फर्स्ट टर्म इज 7. nth term is this. Sum of first n terms is this. You have to find out the value of n. All right. सो यहाँ पे देखते हैं हम. यहाँ पर आपको एपी में फर्स्ट टर्म दी गई है 7, nth टर्म 84 और nth, the sum of n terms is given to you as 2093 upon 2. So now nth term, the general formula क्या रहता है इसका? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एस एन का जनरल फॉर्मूला रहता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 into t, where a is your first term, n is the number of terms और d आपका कॉमन डिफरेंस रहता है. लेट्स राइट इट डाउन. a first term, n number of terms, d आपका कॉमन रेशियो. ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर अब आपको दिया हुआ है ये, लेट्स पिक इट अप.
you have an is equal to a plus n minus 1 into d, यानी कि 84 is equal to 7 plus n minus 1 into d, यानी कि n minus 1 into d जो है वो आ गया है 77. Now let's pick up this sn. sn को pick up कर ले. चलो, so you have sn is equal to n by 2, ये. ऑलराइट, सो एसएन आपको कितना दिया हुआ था? ये दिया हुआ था. लेट्स राइट इट 2093 अपॉन 2. एन मुझे नहीं मालूम है, 2a मतलब 2 इंटू 7 और n माइनस 1 इंटू डी. यहां से उठाओ, यहाँ पे डाल दो. यहाँ पे आपका आ गया 77. ये 2 और ये 2 कट गए, सो यू हैव n इज n नहीं लिखते हैं, एक मिनट. 2093 is equal to n into 14 plus 77. So यहाँ पे आया 2093 और इनको ऐड करके आपके पास 91 आ गया. ओके, सो अभी 2093 को डिवाइड करें 91 से, सो ये गया आपके 2 पे 2 एंड 18, राइट. 7 और 2 और 3, तो ये 3 पे गया 273. दैट मीन्स 23 आएगा. n इज इक्वल टू 23. ओके, 23 आपका आंसर है. यस, सो दैट मीन्स यू हैव दिस ऑप्शन सी है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर. होप यू आर गेटिंग दिस राइट. चलो आगे चलते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू 18 a स्क्वायर b पावर 4 और q जो है 20 a क्यूब b स्क्वायर, वेयर a और b प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको a p और q का एलसीएम निकालना है. ओके, सो देखो आपके पास ना दो चीजें हैं जैसे कि बेसिकली आप बात करते हो हमेशा. एक होता है आपका एलसीएम जिसका इस क्वेश्चन में है, एक है आपका एचसीएफ. एचसीएफ नहीं है तो लीव इट ऑन अ साइड. एलसीएम की बात करते हैं. ये होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. अब ना अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि क्या है एलसीएम, वर्ड को देखो, उसका मतलब समझो. मल्टीपल है, लोएस्ट है, कॉमन है. ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा है और कॉमन है. सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल p और q का, यानी कि वो मल्टीपल जो p, जिसको p भी डिवाइड कर दे, जिसको q भी डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर. अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो 18 और 20 हैं, तो 18 और 20 का एलसीएम ये 2 पे जाएंगे. 9 और 10, 9 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा या. सो दिस विल बी 180. इसका एलसीएम आ गया 18 और 20 का एलसीएम 180 आ गया. अब यहाँ पर है ए स्क्वायर और ए क्यूब. देखो मुझे मल्टीपल चाहिए. कौन सा नंबर लेंगे जो सबसे बड़ा रहेगा? बड़ा कौन सा है? एक एलसीएम ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों को कर दे, हम क्या उठाएंगे? बड़ा वाला नंबर उठा देते हैं, तो ए क्यूब उठा लिया. ऐसे यहाँ पर है b की पावर 4 और b की पावर 2, तो यहाँ पर इसमें बड़ा कौन सा है? b की पावर 4 बड़ा है. तो इन तीनों को अगर आई कंकैटिनेट देम, इकट्ठा कर लें इसको, तो एलसीएम ऑफ 18 a स्क्वायर b पावर 4 20 a क्यूब b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 180 a क्यूब b पावर 4. सो ये है आपका ऑप्शन डी. दिस इज द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन. होप यू गॉट दैट. तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे. ओके, थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं है क्योंकि किसी के क्वेश्चन पेपर में से उठाया हुआ है सब कुछ. ओके, तो 6 क्वेश्चन आपको कहता है AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC जिसके आपको वर्टिसेस दी हुई हैं. पहले तो देखो एक चीज को ध्यान रखो, आपका आधा सम हो जाता है अगर आपको ऐसे वर्टिसेस दी होती हैं. बेस्ट थिंग टू डू इज ट्राई टू प्लॉट देम ऑन द ग्राफ. अब ये मत करना पेपर में बैठ के कि यहाँ पे आप प्रॉपर एक स्केल ले लो और उसको आप ग्राफ में बनाने बैठ जाओ. डोंट डू दिस थिंग. हमने एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया लेना है. ओके, सो आपका जो ये ओरिजिन पे है, यानी कि सी जो है आपका वो है ओरिजिन पे. कुछ ज्यादा बड़ा हो गया,
छोटा कर देते हैं। तो यहां पर है आपका पॉइंट सी, विच इज 0 0। नेक्स्ट ए जो है वो 5 - 6 है, तो 5 - 6 कहाँ पे होगा? यस, 5 - 6 कुछ यहाँ पे आइडिया अप्रोक्सीमेट ही बनाना है हमने, यहाँ पे होगा 5 - 6, दिस इज योर पॉइंट ए। और बी जो है वो 6,4 है, तो ये कुछ अप्रोक्सीमेट यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, ये बी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और यहाँ पर आपका y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, दिस इज 5, सो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। चलो चलो, नाउ लेट्स मेक दैट ट्राइंगल, दिस इज दिस एंड दिस, ये आपका एबीसी ट्राइंगल हो गया है। एडी आपका मीडियन है, तो ए ये रहा, अब डी इसका मीडियन बना लें, यहाँ पे आएगा डी। यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एडी, ओके। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, आपको ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे पता है कैसे लगाना है। अगर मेरे पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाए, अब डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? मुझे एक चीज दी हुई है कि एडी जो है वो मीडियन है। मीडियन का क्या मतलब रहता है कि एडी बाइसेक्ट करता है किसको? बीसी को, यानी कि ये लाइन इसके इक्वल है। सो एडी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स दैट वुड सिंपली मीन कि डी के कोऑर्डिनेट्स बड़े आराम से निकाले जा सकते हैं। कैसे? यू नो दैट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, यस। तो ये रहेंगे बी का एक्स प्लस सी का एक्स डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे बी का वाई प्लस सी का वाई डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आएगा 6/2, 4/2, दैट विल गिव यू 3,2। सो ये आ गए आपके डी के कोऑर्डिनेट्स। तो डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लें हम। डी के कोऑर्डिनेट्स आए आपके पास, कितने आए थे? 3,2, ठीक है। नाउ यू हैव द एज कोऑर्डिनेट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5 - 6। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3/2, 3,2। सो निकाल सकते हो आराम से इनका एडी का लेंथ। एडी विल बी गिवन बाय रूट ऑफ, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? डिस्टेंस इज गिवन बाय x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, होल अंडर द रूट। सबको एक उठा के इकट्ठा रूट के अंदर डाल दो। सो अब ये क्या हो जाएगा? 5 - 3 का स्क्वायर और -6 - 2 का स्क्वायर, ओके। ये कितना हो जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, 4 + 64, विच इज रूट ऑफ 68 यूनिट्स। क्योंकि ये लेंथ है तो आप सिंपली इसको यूनिट से लिखोगे। सो कौन सा आंसर हो गया आपका? ये वाला ऑप्शन ए, ठीक है, ओके। चलो, इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट्स हैं, देन आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई श्योरली रिप्लाई। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है ये, इवन कि आप हायर सेक्शंस में भी जाओगे इसके साथ के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली इतने सिंपल नहीं मिलेंगे, थोड़े से, बट ये चीज बड़ी यूज होती है। इसमें क्या है आपके पास? ओके, लेट्स राइट इट डाउन। फर्स्ट आपको दिया हुआ है सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा m है। You have to find out what is, let's write it here. This is given, right? And to find secant plus tangent, you have to find this out. अब आपको एक आइडेंटिटी मालूम है। आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी? फटाफट से जल्दी से। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आपके पास होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी आपके पास होती है कॉसेकेंट माइनस कॉट के। ये तीन आइडेंटिटीज में से मेरे इस क्वेश्चन में कौन सी यूज होने वाली है? यस, यू आर गोइंग टू यूज दिस वन इन योर सम। तो चलो, सॉल्यूशन, हियर यू गो। सो यू हैव
secant square theta minus tangent square theta is equal to 1. अब आपको एक आइडेंटिटी और मालूम है. कौन सी आइडेंटिटी थी? a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. So यहाँ पर ये मेरा a हो गया, यहाँ पर ये मेरा b हो गया. इसको लेते हुए, so seeing that, what you have is, how can you write it as secant minus tangent into secant plus tangent 1 है. अब ये आपको m दिया हुआ है, so this is m, this plus है बीच में. This is equal to 1, so that means आपका secant theta plus tangent theta, that is equal to 1 by m. Okay, all right. So ये है मेरा आंसर इस क्वेश्चन का. ऑप्शन सी. ओके, चलो आगे चले. होप यू आर क्लियर विद इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 इट सेज यू फॉर सम डेटा x1 x2 टिल xn जिसकी फ्रीक्वेंसीज रिस्पेक्टिव आपको दी हुई हैं f1 f2 fn तक. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन. चलो यहाँ पे ये आपका डाटा हो गया. चलो लिख के फटाफट से. सो यू हैव x1 x2 x3 xn तक. अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 fn तक. मीन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन इज गिवन बाय सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. क्योंकि यहाँ पे 1 से शुरू करके n तक जा रहे हैं, सो आई विल राइट फ्रॉम हियर सिग्मा 1 to n 1 to n. समेशन i इज इक्वल टू 1 to n. सो 1 से शुरू करके n तक जाना है अपने i के केस में. ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि इस एक्सप्रेशन का क्या आंसर है. टू फाइंड इज summation 1 to n fi xi minus x bar. तो x bar की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं. You will have summation 1 to n fi xi minus summation fi. ये 1 to n नहीं लिख रही हूँ मैं. अच्छा यहाँ पे चलो लिख ही देते हैं 1 to n summation divided by summation fi. Okay, ऐसा. अब now this is equal to summation 1 to n fi xi minus यहाँ पे क्या रहेगा? summation 1 to n fi xi multiply summation fi upon summation fi. ये सारे 1 to n ही हैं. ओके, अब क्या हो गया? ये कटेंगे, ये और ये कटेंगे. ऑलराइट, सो बचा क्या आपके पास? सब्मिशन fi xi 1 to n माइनस सबमिशन 1 to n fi xi. ये भी कट जाएंगे अब, and the answer will be equal to 0. So ये आपका आंसर आ गया है. This is the one, option D. Hope you are clear with this. चलो आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे. The zeros of the polynomial this are twice the zero of this polynomial. आपके पास एक ये polynomial दिया हुआ है और एक ये, दो polynomials आपको दिए हुए हैं. उसने बोला है कि पहले वाले polynomial के zeros दूसरे वाले polynomial के zeros के twice हैं. ओके, सो इसका क्या मतलब है? पहले वाला पॉलिनोमियल लिखते हैं. पहले दोनों पॉलिनोमियल्स लिख लेते हैं. यहाँ पर है आपके पास एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. लेट अल्फा एंड बीटा बी zeros over here. और दूसरा पॉलिनोमियल आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. तो इसके मान लेते हैं लेट g and f be the zeros over here. अब आपको क्या मालूम है कि यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस और या सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस p अपॉन 1.
रिमेंबर ना वो वाले जो दो रूल्स हमने किए थे, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो उसको देखते हुए ये हो जाएगा माइनस पी अपॉन वन, तो पी ही लिख देती हूँ। ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्यू रहेगा। अब यहाँ पर पहली चीज आपको क्या दी गई है कि जी और एफ, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5/4 विच इज इक्वल टू आपका 5/4, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका रहेगा -6/4 जो कि है -3/2। ओके, अब आपको और क्या दिया हुआ है कि ये ट्वाइस है, द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, करेक्ट। तो यहाँ पर अल्फा जो है वो 2g है और बीटा जो है वो 2f है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं इसको उठा लेती हूँ, आई पिक अप दिस इक्वेशन, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी था, एंड व्हाट इज अल्फा, दैट इज 2g प्लस 2f दैट इज इक्वल टू माइनस बी। 2g प्लस f इज इक्वल टू माइनस बी, और g प्लस f कितना था, यहां से उठाओ, g प्लस एफ है 5/4। सो 2 × 5/4 इज इक्वल टू माइनस पी, यानी कि 5/2 इज इक्वल टू माइनस पी, यानी कि p आपका आ गया -5/2। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, -5/2। ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर। होप यू गॉट दैट। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज हो गई, आई मिस्ड दिस सम, या ये क्वेश्चन रह गया आपका, 8th क्वेश्चन रह गया। आई डोंट नो हाउ आई मिस दिस। चलो, इट सेज यू फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9, लिख लेते हैं यहाँ पे डेटा 1 4 7 9 16 21 और 25। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, सारे इवन नंबर्स रिमूव कर लो। इवन नंबर कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, दो इवन नंबर्स है। तो चलो इवन नंबर्स रिमूव कर लेते हैं। देन आई हैव 1 7 9 21 और फिर 25। इवन नंबर्स रिमूव कर लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज, कितने बचे हैं ये, 1 2 3 4 और 5। सो टोटल 5 नंबर्स, करेक्ट। तो इसमें प्राइम नंबर्स कितने हैं, 1 प्राइम नंबर है। बहुत गलतियां करते हैं सर, 1 नहीं है। 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। अब उसका रीजन भी क्या है, देखो, प्राइम नंबर होने की एक कंडीशन, दो कंडीशंस कह लो, एक ही कंडीशन कह लो। प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या रहती है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय टू नंबर्स ओनली। पहला नंबर शुड बी डिविजिबल बाय कौन कौन से, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, अब 1 जो है उसको 1 डिवाइड कर रहा है और 1 ही नंबर इटसेल्फ है, तो एक नंबर हो गया ना, बाय टू नंबर्स। टू नंबर्स तो हुए नहीं, तो 1 इज नीदर कॉम्पोजिट नॉट प्राइम। बाकी 7 आपका प्राइम हो गया, 9 प्राइम नहीं है, 21 प्राइम नहीं है, 25 प्राइम नहीं है, तो एक ही बचा ना। प्राइम नंबर्स कितने हो गए, 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग prime number is the number of favorable cases divided by total cases. Favorable 1 है, total 5 है, so this is the answer to the question. Okay, 1/5. Option B is the right answer to the question. Hope you got that. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th हो गया था हमारा, 10th हो गया था। Now let's move towards the 11th question over here.
सो ये क्वेश्चन सेज यू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 यूनिट्स का है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। आई थिंक आपका जो सेक्शन ये है बहुत इजी आया हुआ है, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो चलो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। सो 15 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर। सो ये रहेगा x माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आपका 0 हो जाएगा। 15 इज इक्वल टू x प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0। सो 15 इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, अब जब रूट हटेगा, यहाँ पर एक छोटा सा कैच है जो बहुत लोग गलती कर देते हैं। जब रूट को हटाया जाएगा तो यहाँ पर प्लस माइनस एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स नाउ इट कैन बी इक्वल टू 15 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और 15 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। यहाँ से आएगा एक्स 18 है और यहाँ से आएगा एक्स -12 है। तो x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, -12 और 18। सो दैट मेक्स, क्या आंसर है आपके इस क्वेश्चन का? -12 और 18, ऑप्शन बी। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 के। ट्रिग्नो ना बहुत लाइक, जितना एक्चुअली 10th में आप लोगों ने होगा सोचा होता ना, ट्रिग्नो के क्वेश्चंस ऐसे निकलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या कॉन्सेप्ट लग जाता है एंड यू गेट योर आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है आपका ट्रिग्नो का, क्योंकि सिंपल आपको दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा की एक वैल्यू दे दी है उसने आपको। जब उसने मेरे को वैल्यू दे दी और एक काम बहुत आसान हो गया। कैसे? सी ओवर हियर यू हैव दिस थिंग, आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है। 0 कब होता है? 90 डिग्री पे होता है भाई, यू नो दिस राइट। सो सिंपली क्या मतलब हो गया? अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया, खत्म। अब आपको निकालना क्या है? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, कितना आ जाएगा? 45, राइट। सो 45 आ गया। अब निकालना क्या है? कॉस ऑफ ये, टू फाइंड cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यानी कि मुझे cos 45 निकालना है एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। दैट मेक्स ये है आपका आंसर, ऑप्शन ए। होप यू गॉट दैट। चलो आगे चलते हैं आपके 13th क्वेश्चन पे। ओके, आपको सॉलिड सफेयर दिया हुआ है जिसको दो हेमिस्फीयर्स में काटा गया। चलो एक सफेयर देखें पहले आपके पास। एक मिनट रुको, चलो छोड़, मैं हाथ से ही बना देती हूँ। यहाँ पर आपका एक सफेयर है। ओके, लग नहीं रहा है बट इट इज अ सफेयर। सो इसको बीच में से काट दिया है, तो ये आपका फर्स्ट हेमिस्फेयर है और ये आपका सेकंड हेमिस्फेयर है। काटने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट, एंड दिस इज योर सेकंड वन। ये दो से हेमिस्फेयर्स हो गए और ये आपका पूरा का पूरा सफेयर था। नाउ रेशियो किसकी निकालनी है? सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया की पहले बात कर लेते हैं। सफेयर का सरफेस एरिया क्या रहता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब हेमिस्फेयर का क्या रहता है? देखो, इसका हो गया 2 पाई r स्क्वायर, आधा, जितना भी आपका उसका था, सफेयर का था, उसका आधा हो जाएगा। और ये 2 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे जो नीचे आया, नीचे का गोल वाला पोर्शन, आपका सर्कल वाला पोर्शन, ये पाई r स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करके मेरा एक हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया है? 3 पाई r स्क्वायर। ऐसे ही इसका भी 3 पाई r स्क्वायर और इसका 4 पाई r स्क्वायर।
निकालना क्या है? रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर टू दैट ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। सो इन दोनों को ऐड करें, सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, 6 πr² हो गया। और ये था नाउ द रिक्वायर्ड रेशियो। कौन सी थी रिक्वायर्ड रेशियो? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। सो दिस इज 4 πr² अपॉन 6 πr²। अब होगी आपकी कटिंग, पाई से पाई गया, r² से r गया, ये 2 के टेबल पे गया, और यू हैव 2:3 एज योर आंसर। कौन सी ऑप्शन है ये आपकी? बी, सी। ठीक है, सी आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं जल्दी से। वी आर आपका 14th क्वेश्चन है ये। सो इट सेज यू द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर। काफी टाइम सेविंग क्वेश्चन है। आपका डाटा जब एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है, मे बी असेंडिंग ऑर्डर और मे बी डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में जब आपको डाटा अरेंज कर दिया जाता है, जब हम बीच वाली वैल्यू को उठाते हैं उसको क्या बोला जाता है? मीडियन। मालूम है आपको, राइट? मॉड होता है वो टर्म जो सबसे ज्यादा बार आई है। मीन होता है एवरेज ऑफ द होल डेटा। डेविएशन कि आपका डाटा जो है वो अपनी मीन पोजीशन से कितना हिला है, कितना डेविएट करा है, दैट इज योर डेविएशन। वो कुछ अलग चीज है। मीडियन होता है वो डाटा, वो वैल्यू, ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन जो कि सेंटर में पड़ी हुई है अगर आप डाटा को अरेंज करते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो दैट मीन्स क्या आंसर है आपके इस क्वेश्चन का? दिस इज द वन, ऑप्शन B. This is the answer to the question. Hope you got that. Next is question number 15. Volume. Volume का क्वेश्चन है, किसका है? लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। कोन बना हुआ है आपके पास okay, एक मिनट। या सो यू हैव अ कोन यहाँ पर, ऐसा और ऐसा, that can be carved out of a solid cube of edge 2 centimeter। आपके पास एक क्यूब है, ये वाला, ये this and this ये, हम्म, अब इसकी हर एक साइड जो है वो 2 है। ओके, सारी की सारी साइड्स 2 हैं। तो अगर मैंने इसमें से ही ये निकाला, ये वाला जो था इसके अंदर से निकाला, तो इसका मतलब इसकी हाइट क्या हो जाएगी? 2, राइट? यहाँ से देखो ये कुछ ऐसे निकलेगा, राइट? इसकी हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2 हो जाएगी। और इसका ये पूरा का पूरा ये वाला जो लाइन है, इसकी डायमीटर है इसके बेस का, वो भी 2 हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये वाली 2 की हाफ यानी कि ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये इसकी हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट? अब मेरे पास यही डायमेंशन ही चाहिए थी, राइट? सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²। एच आर आ गया मेरे पास। आर कितना आया? अभी हमने देखा, आर वॉज 1, एच आपका 2 है। सो दिस इज द वन, दिस इज 1/3। पाई को रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी ऑप्शंस में पाई है, तो पाई को आई विल नॉट बोलूंगी नहीं। 22/7 या 3.14 कुछ नहीं लिखेंगे। आर आपका 1 है और एच आपका 2 है। दैट मेक्स 2/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। कौन सा है ये? ये
काफी इजी सेक्शन ये आया आपका, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का बहुत इजी सेक्शन ये आया है। तो चलिए, होप यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। दो डाइस है, उनको रोल किया गया टुगेदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस 2 3 5। ओके, तो आपको कौन से नंबर चाहिए डाइस के ऊपर? 2 चाहिए, 3 चाहिए और 5 चाहिए। अब डाइस के ऊपर दो डाइस फेंके हैं, राइट? अगर पहले डाइस पे 1 आएगा, दूसरे डाइस पे 1 आएगा, तभी आपके पास 2 आ सकता है। दूसरा केस 3 कब आएगा? पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे 2 आया, या पहले डाइस पे 2 आया, दूसरे डाइस पे 1 आया। यही दो केसेस हैं, और किसी केस में आपके पास 3 नहीं आ सकता। सम ऑफ द टू डाइस आपका 3, और किसी केस में नहीं आ सकता। 5, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 4 और दूसरे में 1, पहले में 2, दूसरे में 3, या पहले में 3 और दूसरे में 2। तो ये कितने हो गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा, एक और चीज, जब मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, ये होगा 6/2, यानी कि 36। ठीक है, जब दो डाइस फेंके जाते हैं तब 36 आपके टोटल आउटकम्स रहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 2 3 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जो कि कितने हैं? यहाँ पे केसेस आपके आए 1, यहाँ पे 2 केसेस, यहाँ पर 4 केसेस। तो 1 + 2 + 4 डिवाइडेड बाय 36, दैट मेक्स 7/36। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। होप यू क्लियर विद दिस। चलो आगे चलते हैं आपके 17th क्वेश्चन पे। सेंटर ऑफ द सर्कल इस पॉइंट पे है। वन एंड ऑफ द डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर का दूसरा एंड आपने जो है वो निकालना है। ओके, चलो निकाले। यहाँ पर है आपका सर्कल, ये रहा। अब आपको दिया हुआ है, एक मिनट, ऑलराइट, सो दिस इज योर लाइन। यहाँ पर है आपका सेंटर में 2,0, और ये आपका 6,0 है। आपको ए निकालना है, XY मान है इसका। ओके, सो आपको मालूम है जो सेंटर है डायमीटर के मिड में होता है, राइट? दैट मीन्स अगर मैं इसको नाम दे दूं O, दैट मीन्स OA इज इक्वल टू OB। सो दैट मीन्स, सो इसका मतलब O है मिड पॉइंट AB का, है ना? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा ले। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि XY इज इक्वल टू X1 + X2/2, Y1 + Y2/2। ओके, सो यहाँ पर XY नहीं लेते हैं, एक मिनट ना, एक मिनट, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, AB, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पर ये है आपका X1, ये है आपका X2, Y1 सॉरी, और ये है आपका X2, और ये है Y1, और ये है आपका X और Y। सो लुकिंग एट दैट, ओके, सो इसको देखते हुए आपके पास 2,0 इज इक्वल टू A + 6/2, B + 0/2। सो यानी कि A + 6/2 2 है, दैट गिव्स यू A इज इक्वल टू -2, और B + 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट मेक्स आपका B भी 0 ही है। ठीक है, B भी 0 आ गया। सो आपके A के कोऑर्डिनेट्स विच वर गिवन बाय AB, दैट कम आउट टू बी -2, 0। सो ये हैं आपके कोऑर्डिनेट्स। लेट्स चेक द ऑप्शंस। आपका ये रहा, C ऑप्शन इज द राइट आंसर। हो गया क्लियर? चलो आगे चलते हैं आपके 18th क्वेश्चन पे।
यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन द गिवन फिगर दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स दिए हुए हैं, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। देखो अभी अगर मैं यहाँ पर इस फिगर में देखूं ना इसको, तो यहाँ पर तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, दे आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कहीं पर भी मीट नहीं कर रहे। बट आगे अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूंगी सो ये मिल जाएंगे। सो अभी के लिए ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, सॉरी एक मिनट। सो फॉर द टाइम बीइंग दे आर इनकंसिस्टेंट। अगर मैं इसी फिगर को देखूं सिर्फ तो ये इनकंसिस्टेंट है, बट can be made consistent by extending the line. So that makes आपका टाइम सेवर क्वेश्चन डी ऑप्शन। ओके, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आपके बहुत टाइम बचाते हैं। जस्ट नीड टू हैव द राइट नॉलेज। चलो आगे है आपके पास 19th क्वेश्चन। नाउ आपका 19th क्वेश्चन ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको देखो ये आपको आते हैं, इतना पढ़ूंगी नहीं मैं, आपको मालूम है आपको एक असर्शन दी होगी, मिनट, आपको एक असर्शन दी हुई है, आपको एक रीजन दिया हुआ है। सो अगर असर्शन ट्रू है तो आपने असर्शन पे क्लिक करना है और आपको रीजन देखना है अगर रीजन ट्रू है कि नहीं है। सी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आप ऑप्शन ए करोगे। अगर दोनों ही करेक्ट हैं बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का तो आप ऑप्शन बी करोगे। अगर दोनों ही गलत हैं तो सॉरी, अगर असर्शन सही है रीजन गलत है तो आप सी मार्क करोगे। अगर दोनों माफ कीजिए, सॉरी, असर्शन अगर फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो आप डी ऑप्शन को मार्क करोगे। नाउ लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। It says tangents drawn at the end points of the diameter of the circle are parallel. सर्कल बना ले एक, चलो यहीं पे बना लेते हैं, एक सेकेंड। लेट्स मेक दैट सर्कल। सो आपके डायमीटर है ये, राइट? सर्कल तो अच्छे से बनानी है, एक मिनट रुको। So here is your circle. All right. तो इसका डायमीटर ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ओके, मेरी ड्राइंग एक्चुअली इतनी परफेक्ट आ नहीं रही है, ये कुछ ऐसा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैंने दो टेंजेंट्स ले लिए हैं, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, वो कहता है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये बिल्कुल ठीक बात है। व्हाई? क्योंकि देखो जब मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करती हूँ आपको मालूम है, यू नो दैट द रेडियस फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया है? 180। दैट मीन्स ये जो दो लाइंस हैं, अगर सपोज लेट्स से दिस इज पी लाइन एंड क्यू लाइन, सो दैट मीन्स पी इज पैरेलल टू क्यू। रीजन क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। देखो रीजन ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, बट ये रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। असर्शन भी ठीक है, रीजन अगर मैं अकेला रीजन देखूं तो ठीक है, पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। ओके, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। होप यू आर क्लियर विद दिस। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज योर सेक्शन ए लास्ट क्वेश्चन। ये आपको कहता है इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल टचेस द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अगर मैं इस क्वेश्चन पे देखती हूँ, सो दिस इज रॉन्ग। रीजन बीइंग, देखो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है x माइनस ए होल स्क्वायर या x प्लस ए होल स्क्वायर टाइप का, इसका एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर x इज इक्वल टू a, इसका एक जीरो रहेगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस a, इसका एक ही जीरो रहेगा। दिस आर द ओनली वंस। यहाँ पे देखो फॉर द जीरो दैट मीन्स आपका y जो है वो जीरो आना चाहिए। सो यहाँ पर एक्स ए, सपोज एक्स ए यहाँ पर है, सो इट वाज पासिंग थ्रू द ग्राफ एट दिस पॉइंट।
ओके, सो यहाँ पर एक ही जगह पर कट कर रहा है, दूसरी जगह पर वो x इज इक्वल टू a के लिए नहीं कट कर रहा है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी वो x इज इक्वल टू माइनस a पर जा रहा है, राइट, ओवर हियर। So if the graph of the polynomial touches the x-axis at only one point, then the quadrilateral cannot be quadratic. No, this is false assertion. क्योंकि ऐसे केसेस जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स हो जाते हैं, इन दैट केस आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा। परफेक्ट स्क्वायर्स के केस में जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाता है। ओके, सो इन दैट केस आपका ग्राफ जो है एक ही बार कट करता है। सो ये आपका असर्शन गलत है। रीजन कहता है पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री n, अगर आपके पास एक nth डिग्री पॉलिनोमियल है जिसमें n ग्रेटर देन 1 है, उसमें एट मोस्ट n जीरोस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा n जीरोस हो सकते हैं उस पॉलिनोमियल के अंदर। ओके, सो दैट इज ट्रू, ये ठीक है, रीजन ठीक है ये। अगर देखो मेरे पास सपोज एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, सपोज यू हैव दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस लेट इट बी 4, ओके, दैट्स इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 2 रूट्स हो सकते हैं। अगर आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर 3 या 3 से कम रूट्स हो सकते हैं। ओके, सो अगर 4 है तो 4 या 4 से ज्यादा रूट्स हो सकते हैं। तो सिमिलरली आपका ये रीजन करेक्ट है बट असर्शन गलत है। सो दैट मेक्स क्या आपका ऑप्शन आ जाएगा? कहाँ गया? अच्छा, ये रीजन असर्शन गलत है, रीजन इज ट्रू। सो दैट मेक्स योर ऑप्शन डी एज द आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, विद दैट हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है आपके इस पेपर का। सेक्शन बी के लिए आई विल बी पुटिंग द वीडियो अगेन। अगर आपका कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, डोंट हेजिटेट एंड प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वन। Meet you in the next video. Very best of luck. Bye.